अपने पिता के दाह संस्कार के बाद उसी दिन वह बालक कौटिल्य तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग की कठिनाइयों को पार करते हुए वह रावी नदी के तट पर पहुंचा। उस समय रात्रि हो चुकी थी। वह पेड़ के नीचे बैठा रावी नदी के पार जाने का उपाय सोचने लगा था कि तभी वह चौंक पड़ा। उसे अपने नजदीक किसी विषधर की फुंफकार सुनाई पड़ी। कौटिल्य तुरंत सचेत हुआ। उसने देखा कि विषधर उसे डसने की तैयारी में था, परंतु कौटिल्य ने फुर्ती से उसकी पूंछ को पकड़ा और पास पड़ी शिला पर पटकता चला गया। यहाँ उसने पहला सबक अपने लिए निर्धारित किया कि शत्रु को क्रूरतापूर्वक समाप्त कर देना चाहिए। लगातार पटके जाने से विषधर निष्प्राण होकर ढीला हो गया, परंतु कौटिल्य का आक्रोश थमा नहीं था। वह अपने लिए नीति का दूसरा सबक निर्धारित कर रहा था कि शत्रु के जीवित हो उठने की हर संभावना को समाप्त कर देना चाहिए। नीति के इस सिद्धांत का अमल कौटिल्य ने विषधर के सिर समेत संपूर्ण शरीर को कुचल कर किया। इसके पश्चात वह रावी नदी में कूद पड़ा। वहां भी नियम का निर्धारण था कि लक्ष्य की ओर बढ़ने में हर बाधा को साहस के साथ पार करना चाहिए। इस प्रकार बालक कौटिल्य समस्त कठिनाइयों और मार्ग की बीहड़ता को पार करता हुआ उस तक्षशिला विश्वविद्यालय जा पहुंचा, जो उस काल में विश्व प्रसिद्ध विद्या केंद्र था तथा जो उस समय सिकंदर द्वारा नष्ट नहीं किया गया था। बालक कौटिल्य वहां के कुलपति से जब मिला तो कुलपति के विद्वतापूर्ण नेत्रों ने कौटिल्य की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश दे दिया। इसके पश्चात कौटिल्य वहां अध्ययन करता रहा। समय गुजरता रहा, परंतु समय का कौटिल्य के भीतर धधकती आग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसे अपना लक्ष्य पूरी तरह स्मरण था। यह अलग बात थी कि वह बालक कौटिल्य अब आचार्य चनक के नाम से पुकारा जाने लगा था। अब कौटिल्य से आचार्य चाणक्य का रूप ही बदल गया था, परंतु शिखा उसकी अब भी खुली थी और वह पका हुआ अन्न नहीं खाता था। साथ ही उसे देश विदेश की घटनाओं पर दृष्टि रखने और उनके विश्लेषण का भी चाव था। इसीलिए चाणक्य को अब सिकंदर के आने की आहट हुई थी। उस समय वह तक्षशिला से विद्या अर्जन पूरा करके मगध की ओर जा रहे थे। उन्हें सहसा कर्तव्य का बोध हुआ था, इसीलिए आचार्य चनक उसके पोरस राजमहल में चले आए थे। आचार्य चाणक्य से हुई भेंट में ऐसे गंभीर सुझाव आचार्य से प्राप्त हुए थे जिनका महत्व पोरस को आज बार बार अनुभव हो रहा था। उस दिन जब एक विशेष कक्ष में आचार्य ने उससे वार्ता की थी, तब आचार्य ने उससे कहा था, महाराज पोरस, अपने राज्य और अपनी प्रजा की सुरक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी और असुरक्षित रहती है, उस राजा को नरक का त्रास भोगना पड़ता है। अतः अपनी संतान की भांति अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखो और उसका पालन पोषण करो। इस प्रकार तुम एक शक्तिशाली राज्य के राजा बन जाओगे। आचार्य प्रवर, उसने कहा था, मैं आपके उपदेशानुसार ही राज्य की प्रजा के सुख दुख व सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उचित व्यवस्थाएं करता रहूंगा, किंतु यदि कभी राज्य की सीमाओं और राज्य पर संकट आए तो उस समय मुझे कैसे अपनी प्रजा की सुरक्षा करनी होगी? इस प्रश्न पर आचार्य चनक कुछ क्षण गंभीर हुए थे। उन्होंने फिर कहा था, पुरुराज, राज्य की सुरक्षा राज्य संचालन के चरित्र और राज्य की नीति पर निर्भर करती है। सुदृढ़ चरित्र का राजा जब धर्मयुक्त नीति के आधार पर अपनी सैन्य शक्ति का विकास करता है तो राज्य की सीमाओं पर आए संकटों से निपटा जा सकता है। ऐसे संकटों से तुम्हें भविष्य में निपटना होगा राजन, इसीलिए उसका सामना करने के लिए अभी से तैयार हो जाओ। चनक के इस कथन पर उसने चौंक कर पूछा था, भावी संकट? आप किस भावी संकट की ओर संकेत कर रहे हैं आचार्य? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य ने गंभीर स्वर में दिया था, पर्वतराज, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि गांधार की सीमाओं पर एक बार आंधी आएगी।
यह आंधी होगी यूनान के महत्वाकांक्षी और साम्राज्य लिप्सा से ग्रसित सिकंदर की। हमें ज्ञात है कि वह यूनान से अपनी विजय यात्रा पर चल पड़ा है, अतएव यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि उसे निपटाने और उसे कड़ी टक्कर देने के लिए तुम अभी से कमर कस लो और आवश्यक उपाय कर लो। मैं मगध जा रहा हूँ। वहाँ राजा नंद का निरंकुश शासन है, जिसके उन्मूलन की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। वहाँ नंद को समाप्त करवाकर मुझे विशृंखलित राजसत्ता को एक सूत्र में बांधना है। यदि सिकंदर ने भारत में प्रवेश कर लिया और राजा नंद और सिकंदर आपस में मिल गए तो सारे भारत में यूनानी साम्राज्य हो जाएगा। इस स्थिति को रोकने का एक ही उपाय है कि सिकंदर को भारत की सीमा पर ही कड़ी टक्कर दी जाए और उसे वापस यूनान लौटने पर विवश कर दिया जाए। समझ गया आचार्य प्रवर। उस दिन वह बोला था, उसे इधर आने तो दीजिए। हमारे प्रबल प्रतिकार के समक्ष वह भारत में घुसने का विचार ही त्याग देगा। बस यही संदेश तुम्हें देना था पर्वतराज, आचार्य चनक ने कहा था। इसके पश्चात आचार्य चनक मगध की ओर चल दिए थे, किंतु उनका संदेश पोरस आज भी स्मरण कर रहा था और सोच रहा था कि समय पर चाणक्य ने किसी दूरदर्शिता के साथ सिकंदर के आगमन के प्रति सचेत कर दिया था। पोरस आचार्य चनक की इन्हीं स्मृतियों में बहुत देर तक डूबा रहा, परंतु अचानक वह पुनः सचेत हुआ। उसका चेहरा पुनः सख्त हो उठा था। वह सिकंदर से निपटने के उपायों पर विचार करने लगा था। वे दोनों केकई राज्य की सीमा के निकट पहुंचकर एक वृक्ष की आड़ में हो गए और उन प्रहरियों को देखने लगे जो सीमा पर कड़ी चौकसी कर रहे थे। ये वही दो भेदिए थे जिन्हें सिकंदर ने गांधार और केकई के आंतरिक और गुप्त स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा था। गांधार के विषय में उन्होंने पर्याप्त सूचनाएं जुटा ली थी और अब वे दोनों केकई राज्य में प्रविष्ट होना चाहते थे, किंतु सीमा पर प्रहरियों को देखकर वे ठिठक गए थे और प्रविष्ट होने का उपाय खोजने की चर्चा कर रहे थे। यहां तो कड़ा पहरा है, एक ने कहा। देख रहा हूं, दूसरा बोला। गांधार की सीमाओं की अपेक्षा यहां कड़ी सुरक्षा है। ऐसी स्थिति में तो केकई राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन होगा, पहले वाले ने कहा। हम गुप्तचर हैं, हमें हर कठिनाइयों का समाधान बुद्धि से करना होता है, मार्ग खोजना होता है, उपाय सोचना होता है, दूसरे ने कहा। तो फिर सोचो और खोजो, पहले भेदिए ने कहा। हमें हर हाल में केकई देश में प्रवेश करना ही होगा। यदि किसी प्रकार ये प्रहरी यहां से हट जाएं, तो हम सीमा को पार कर जाएंगे। वो तो है, परंतु उपाय क्या है? दूसरे भेदिए ने उलझनपूर्ण स्वर में कहा। एक ही उपाय है, पहला भेदिया बोला। क्या? दूसरे का स्वर उत्सुक हुआ। कुछ समय प्रतीक्षा की जाए। अंधेरा होने पर सीमा में प्रवेश करना सरल हो जाएगा और कोई मार्ग ही नहीं सूझता। यदि इस समय हमने प्रवेश करने का प्रयास किया और प्रहरी की दृष्टि हम पर गड़ गई तो हमारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। मैंने सुना है कि केकई प्रदेश के सैनिक शत्रु के प्रति बड़ी आक्रामक और क्रूर होते हैं। यह तो मैंने भी सुना है, दूसरे ने पहले की बात का समर्थन किया। मैंने यह भी सुना है कि यहाँ का राजा पर्वतराज है, धर्मनिष्ठ और वीर है। तभी जब वे दोनों भेदिए परस्पर यह चर्चा कर रहे थे, वह प्रहरी टहलता हुआ दूसरी तरफ बढ़ गया। यह देखकर पहली वाला उत्साहित स्वर में अपने साथी से बोला, देख, अवसर मिल गया। अंधकार होने की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। हमें अब तुरंत केकई सीमा में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह तुरंत सीमा रेखा की ओर तेजी से बढ़ गया। उसने सोचा कि उसका साथी भी उसके पीछे आएगा, इसीलिए बिना पीछे देखे वह अपनी धुन में सीमा रेखा की ओर बढ़ता चला गया। दूसरा भेदिया अपने साथी की इस जल्दबाजी पर कसमसा उठा था। उससे भी भूल हो गई। उसने उसे पुकार कर बुलाना चाहा, बस उसका पुकारना शांत वातावरण में उस प्रहरी के कान से जो टकराया और दूसरी ओर जाने वाले प्रहरी चौंकते हुए फुर्ती से पलटा। पलटते ही उसने पहले उसकी दृष्टि सीमा के पार स्थित वृक्ष के नीचे खड़े उस भेदिए पर पड़ गई। भेदिए ने देखा कि प्रहरी उसे देख चुका है
उसने फुर्ती से अपना खंजर निकालकर प्रहरी पर फेंकना चाहा, परंतु उस भेदिए को देर हो चुकी थी। प्रहरी उससे अधिक फुर्तीला निकला। उसने पहले ही उस पर अपना खंजर फेंक दिया था, जो भेदिए के सीने में जा घुसा। खंजर सीने से लगते ही भेदिए की चीख निकल गई। इधर पहला भेदिया जो सीमा में प्रविष्ट हो चुका था वह चौंका। उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका साथी भेदिए की सीने में खंजर घुस जाने से धाराशाही हुआ अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा था। पलटने वाले भेदिए को ज्ञात नहीं था कि वह भी प्रहरी की दृष्टि में आ चुका है और उसको चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। वह तो अपने साथी को भूमि पर पड़े हुए देखता रह गया था, जो अब शव के रूप में परिवर्तित हो चुका था। उसे अपने घिरने का उस समय पता चला जब उसके कानों में कड़कदार स्वर सुनाई पड़ा, कौन हो तुम? अब वह भेदिया चौंका। उसने जब स्वयं को घिरे हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भयभीत दृष्टि से कभी उस प्रहरी को तो कभी उन सैनिकों को देखे जा रहा था जो उसे घेरे खड़े थे। उत्तर दो, प्रहरी का कठोर स्वर था। कौन हो तुम और इस सीमा रेखा में प्रविष्ट होने का तुम में साहस कैसे हुआ? परंतु वह भेदिया मौन रहा। इस पर एक सैनिक ने उसके शरीर पर भाले की नोक गड़ाते हुए कठोर स्वर में कहा, तुम मौन रहने की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारे मौन से तुम्हारे जीवन पर संकट आ सकता है। अतः तुरंत अपनी वास्तविकता से हमें अवगत कराओ कि किस उद्देश्य से तुम इस प्रकार हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। भेदिए को इस बार अनुभव हो गया कि अधिक मौन रहना उसके जीवन पर संकट का कारण बन सकता है। अतः उसने अपनी वास्तविकता का स्पष्ट बता दिया और केकई सीमा में प्रविष्ट होने के कारण से भी सैनिकों और प्रहरी को अवगत करा दिया। सैनिक और प्रहरी भेदिए की इस वास्तविकता को सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने निर्णय लिया कि भेदिए को बंदी बना लिया जाए और इसे गुप्तचर मामलों के प्रभारी अमात्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि विदेशी गुप्तचर के दंड का निर्णय करने का उन्हें अधिकार था। अतएव भेदिए को उसी समय बंदी बना लिया गया।